A very good morning student. Welcome to our daily analysis of current affairs जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर से important न्यूज़ आर्टिकल्स which are important from एग्जाम perspective उनको डिस्कस करते हैं. Moving on to the first news article of the day. तो फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द एफसीआरए बिल. तो हम देख रहे हैं बहुत दिनों से क्या है, दिस एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल इज इन न्यूज, राइट. तो क्या है, दिस इज व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस बिल. सो बेसिकली क्या है, एफसीआरए एक्ट में अमेंडमेंट्स करने के लिए ये बिल को लाया गया है. एंड व्हाट इज दिस एफसीआरए एक्ट? सो दिस इज अ एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. ये एक ऐसा एक्ट है जिसका काम क्या है, रेगुलेट करना. किस चीज को रेगुलेट करना? फॉरेन कंट्रीब्यूशन को. तो देश में जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जो क्या है फॉरेन विच गेट फॉरेन फंडिंग डोनेशंस, राइट. तो उनकी जो हाउ दे आर गोना यूज दैट, हाउ दे आर गोना यूटिलाइज ऑल दोज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसकी रेगुलेशन के लिए क्या इंडिया में देयर इज अ एफसीआरए एक्ट. उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने की बात करी जा रही है. एंड दोज अमेंडमेंट्स के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिला था फ्रॉम द स्टेट्स, फ्रॉम द एनजीओज, फ्रॉम द स्पेशली द रिलीजियस charitable institutes because of some provisions of the upcoming bill are what not welcomed by all the sections of society, especially related to the creation of a designated authority. The upcoming amendment talks about creating a designated authority, and this designated authority would have sweeping powers in case the FCRA registration of any organization is cancelled, suspended, or suspended. In case the FCRA regulation of any NGO, any organization is cancelled or suspended, the assets of the concerned NGO would be transferred to the designated authority. And in case the organization is not able to renew or gets its registration back, the designated authorities have the sweeping powers as per the proposed amendment, that he can even excel those assets of that organization. तो इसकी वजह से क्या है, this whole amendment was facing a huge backlash. तो अभी finally क्या है, what has the government decided? The government has decided that they will refer the bill to the JPSC. That they will refer the bill to the JPSC. And what is this JPSC? JPSC stands for Joint Parliamentary Committee. तो एक कमेटी बनाई जाएगी for the revision of the proposed amendment, for the discussions, for the analysis of the proposed amendment. ये joint parliamentary committee क्या होती है? ये कमेटी है जो बनाई जाती है बिल को डिस्कस करने के लिए, to discuss the provisions of the bill, to debate over the जो भी proposed amendments and take appropriate action. And इसमें क्या है, joint parliamentary कमेटी में मेंबर्स कौन कौन होंगे? हु ऑल वुड बी द मेंबर्स? तो मेंबर्स फ्रॉम बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा. तो लोकसभा के एमपीज और कुछ राज्यसभा के एमपीज विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड दे विल रिव्यू दिस बिल. तो इस बिल को रिव्यू किया जाएगा बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड देन इट विल प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस. देन क्या है, पूरी डिस्कशन के बाद, पूरे रिव्यू करने के बाद दे विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट जिसमें क्या है, दे कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स. दे कैन सजेस्ट कि ये जो आप बिल ला रहे हो इसमें कुछ ये वाली अमेंडमेंट्स कर लो. इट कैन सजेस्ट सम फर्दर न्यू एडिशंस. इट कैन ऑल्सो सजेस्ट some parts to be what eliminated, deleted from the bill. तो सब चीजों की ये जो सजेशन दे सकती है कि आप क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, किस पॉइंट को चेंज कर लो, किस पॉइंट को निकाल देने से क्या बिल और बेटर बन जाएगा. लेकिन याद रखना, ये जो रिपोर्ट बनाएंगी ये सारी सजेशंस वाली, दिस रिपोर्ट इज जस्ट सजेशंस और दे आर व्हाट रेकमेंडरी इन नेचर. दीज आर जस्ट recommendations. The report is not binding on the house. तो ये नहीं है कि अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो सजेशंस दे दी उनको
100% इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा। वो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है हाउस पे, वो सिर्फ सजेशंस है। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर हाउस चाहे तो क्या वो बिल में वो चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो अभी क्या है, फॉर द फर्दर डिटेल्ड डिस्कशन इस बिल को रेफर कर दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करने की बात करी गई है, दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको एफसीआरए के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो previous classes we have discussed this thing into huge detail. You can visit the previous classes. Okay, moving on to the next news article, which is related to the India China relations. And India China relationship में एक सबसे जो problematic issue is the India China border issue. एंड क्या होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या है चाइनीज चाइना की तरफ से क्या है एनक्रोचमेंट देखी जाती है इंडिया के बॉर्डर एरियाज में, राइट। एंड इट इज सीन दैट अभी भी देखा गया है दैट फ्रॉम द फ्यू like months there is an incursion going on from China in the Indian border, right। And then there is also seen कि वो अपने चाइना क्या है अपने चाइनीज मैप में इंडिया के कुछ पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा दे शो एज Chinese territory in their map, and they have even named certain places in Arunachal Pradesh in Chinese language, claiming them the area of the China, right। तो वो उसी से related this is news that peace on border is of utmost importance for ties, says government after Chinese incursion। तो बहुत बार ये जो उनकी इनकर्शन देखी गई है। एंड रिसेंटली भी क्या है, लास्ट वीक चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो चाइना की जो आर्मी है पीएलए, is troop cross the line of actual control, right in the this Arunachal Pradesh area के area में they have like क्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उसके बाद से क्या है ये चाइनीज इनकर्शन देखी गई है। एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर आप इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशन चाहते हो तो ये जो आप आलतू फालतू के इनकर्शन करते रहते हो हमारे एरिया में, ये आपको क्या है बंद करनी पड़ेगी, राइट। तो बॉर्डर इश्यूज को क्या है डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करने की जरूरत है। देयर शुड बी अ डिफाइंड बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जो कि अभी नहीं है, because both the countries like claim different lines as the border. Okay, moving on to the next news. Kaveri water Kaveri authority directs Karnataka to release water to Tamil Nadu from today. तो बेसिकली क्या है अभी फिर से कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अगेन एंड अगेन इज directing the Karnataka to release the water to Tamil Nadu, but Tamil Nadu is also what Tamil Nadu has even moved to Supreme Court asking कि Karnataka should follow the guidelines which are being issued by the Kaveri Water Management Authority. But as such, Karnataka is not releasing the amount of water which is directed by the Kaveri Water Management Authority. They are citing कि already Tamil Nadu has enough water in their storage, तो वो यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल एंड पुअर मानसून दिस ईयर। तो कावेरी वाटर में क्या है वाटर शॉर्टेज है, तो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि इतना पानी अवेलेबल नहीं है कि वो इतना रिलीज कर पाए। तो दिस ऑल इशू इज गोइंग ऑन इन फ्रॉम लाइक लास्ट 1 मंथ से यही चल रहा है। तो अभी फिर से क्या है कावेरी अथॉरिटी उनको डायरेक्ट कर रही है कि आप जितना आपको कावेरी वाटर रेगुलेशन अथॉरिटी ने जितना पानी बोला आप कर्नाटका को Karnataka should release that water to Tamil Nadu, but let's see what happens. Interstate rivers में यही होता है। Moving on to the next news, which is from the Bombay High Court. So Bombay High Court said that FDA is using a sword to kill a mosquito. They are saying कि आप तलवार से मच्छर मारना चाह रहे हो। इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब है कि छोटा सा इशू है, इसको आप उसके ऊपर आप बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शंस ले रहे हो। तो बेसिकली क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्टेड द महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, इसका काम क्या है, ये महाराष्ट्र में क्या काम है इसका? दिस इम्प्लीमेंट्स द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करता है। एंड इट इंश्योर दैट
कि drugs are not adulterated, food is not adulterated in the state, तो उसके लिए ये actions लेता है. And right now they are like they have taken action against certain companies, certain pharmaceutical companies. तो कुछ pharmaceutical companies के against इन्होंने stringent action लिया है. And they have like कुछ उनको product सही नहीं लगा होगा, तो उन्होंने क्या है, वो सारा का सारा उनका जो प्रोडक्ट है उसको सीज कर लिया है. एंड अराउंड 2.4 CR का वो जो प्रोडक्ट है उसको सीज कर लिया ओवर द इश्यूज रिलेटेड टू द ब्रांडिंग सिमिलैरिटीज. किसी और प्रोडक्ट के साथ उनकी ब्रांडिंग मिल रही थी, तो इस इश्यू के कारण क्या उन्होंने उनका सारा प्रोडक्ट सीज कर लिया है. तो बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट इज सेइंग कि आप ऐसे मत करो, डोंट टेक एक्शंस लाइक दिस. यस यू हैव द पावर बट यूज द पावर विद रिस्ट्रेंट. क्या है, पहले उनको नोटिस भेजो, उनकी क्या, यू हैव गिव देम चांस टू बी हर्ड, उनको भी पूछो कि क्या है. सो इन केसेस यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू सेंड अ वार्निंग, देन you need to have hearing with them and give them the chance to like even present their side, then only you take such a stringent action. So this is what the Bombay High Court is saying, that you have the power to use a sword, but the problem is you are using it to kill a mosquito. Power has to be exercised with restraint. So they are saying कि restraint के साथ आप थोड़ा सा power का use करिए, इतना एकदम से ऐसे मत लीजिए actions. Okay, next moving on to the next news, which is also related to the Kaveri river. So center makes subtle change to its stance on the Meghdatu issue. So basically क्या है, कावेरी रिवर पे एक डैम बनाने की बात होती है. So this is basically कर्नाटका का एरिया. So this is the tri point of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. यहाँ पे क्या है, on the Kaveri river they are planning to what, set up a dam Meghduttu. राइट, इस डैम की कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है. राइट, बट क्या है उसके ऊपर अभी दिस कंस्ट्रक्शन हैज नॉट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट. अब तमिलनाडु गवर्नमेंट क्यों जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगा रही है. दे आर सेइंग कि अगर कर्नाटका इसके ऊपर क्या है, रिवर के ऊपर यहाँ पे कावेरी पे ये डैम बनाता है, तो क्या है, फ्लो ऑफ वाटर टू तमिलनाडु विल डिक्रीज. तो उनको क्या, वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कैसिटी का इश्यू होगा, तो इसीलिए दे आर व्हाट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस डैम. अभी क्या है, व्हाई दिस थिंग इज न्यूज इन न्यूज नाउ, बिकॉज अभी तक क्या था, अगर भी कोई इंटरस्टेट रिवर है, राइट, उसके ऊपर अगर आपने डैम बनाना है, अगर कोई इंटरस्टेट रिवर है उसके ऊपर अगर आप यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डैम, तो यू नीड व्हाट, द परमिशन फ्रॉम द ऑल द राइपेरियन स्टेट्स. जिस जिस स्टेट में वो रिवर का वाटर फ्लो हो रहा है, आपको उन सब रिवर से, उन सब स्टेट से क्या थी, परमिशन चाहिए थी अगर आपको डैम बनाना था. अभी क्या है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसमें क्या है, रूल्स में चेंजेस कर दिए, सटल चेंज कर दिया. अब नाउ दे आर सेइंग कि एज सच इतनी जो है कंपल्सरी परमिशन नहीं चाहिए सब स्टेट्स की. आपको क्या है, उसको without the permission of the concerned state can also be this thing can happen. तो डैम को क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए सब राइपेरियन स्टेट्स की परमिशन नहीं चाहिए. you need to present the detailed plan कि कैसे होगा, and if the committee agrees to that plan, so it can be what taken forward even without the permission of the concerned riparian state. So this is a subtle change which as the government has made in the rules as per the news article. Okay, so next news is related to a petition in Supreme Court which is asking for timely response to the online threats. So basically क्या है, Supreme Court on Tuesday has asked the government कि consider किया जाए कि कुछ ऐसा timeline होना चाहिए, that there should be a time bound response
इमरजेंसी मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर द थ्रेट्स, ऑनलाइन जो थ्रेट्स आती हैं ऑफ रेप, मर्डर, फिजिकल वायलेंस, नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट और एआई जनरेटेड मटेरियल एंड हार्मफुल डीप फेक impersonations। तो ऐसा मतलब कोई भी अगर आपको ऑनलाइन थ्रेट आता है, उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, दैट शुड बी व्हाट टाइम बाउंड होना चाहिए। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग द गवर्नमेंट कि क्या ऐसा किया जा सकता है, राइट? So the bench has raised serious issues, including the digital harm travels at technological speed. तो दे आर सेइंग कि अगर आपको फिजिकली या कोई हार्म करता है तो क्या उसको करने के लिए उसको टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, बट डिजिटली अगर आपको किसी को हार्म करना है तो टेक सेकेंड्स। सो डिजिटल हार्म्स travel at the technological speed, causing instant and irreparable damage to the ordinary peoples। और क्या है, बट इसके लिए जो रेमेडीज हैं, दे आर मूविंग एट अ स्लो स्पीड। तो वो जो रेमेडीज हैं, दैट शुड आल्सो बी लाइक उतनी स्पीड पे रेमेडीज भी होनी चाहिए जितनी स्पीड पे क्या है ऑनलाइन डैमेज होता है, राइट? सो द कोर्ट आज द Ministries of Home Affairs, Laws and the Information Technology, National Commission for Women, वो सबको मिलके उन्होंने बोला कि you should all come together and create a mechanism for the emergency response to the online threat। So सब लोग जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो सकता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो सकती है, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हो सकता है, आईटी मिनिस्ट्री हो सकती है, जो जो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे इनकी सबको बैठ के क्या है एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए कि कैसे ये जो ऑनलाइन थ्रेट्स मिलते हैं इसके लिए क्या है क्या प्रॉपर वे हो सकता है जिससे क्या है एकदम टाइम बाउंड और इमरजेंसी रिस्पॉन्स किया जा सके, एंड क्या है इंस्टेंट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज गिविंग दिस ऑनलाइन थ्रेट्स, राइट? तो ये जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हाउ कैन दिस बी डन। तो लेट्स सी व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लाइज टू दिस, एंड दिस इज यस द नीड ऑफ आर सीइंग द कि कितना ऑनलाइन थ्रेट बढ़ गया है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को ये कि इसके ऊपर सोचना चाहिए, एंड इफेक्टिवली देयर शुड बी a framework for the time bound response for the online threats। This is really really important। Okay, moving on to the next question. Panel seeks enhanced relief counseling for the SC/ST victims। तो बेसिकली क्या एक टास्क फोर्स बनाई गई है which is headed by the Secretary of the Ministry of Social Justice and Environment, and this panel is basically what reviewing the existing act which is of the SC/STs Prevention of Atrocities Act। इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए ये जो है पैनल बिठाया गया, एंड व्हाट दिस पैनल इज सजेस्टिंग, दिस पैनल इज सजेस्टिंग दैट द रिलीफ और जो फाइन्स और जो पेनल्टीज लगाई गई हैं अंडर दिस एक्ट, दैट शुड बी व्हाट इनहेंस, उसको बढ़ा देना चाहिए कंसिडरिंग द ऑनगोइंग इन्फ्लेशन। तो इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या है द जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन अमाउंट मिलती है विक्टिम्स को अंडर दिस एक्ट, दैट शुड बी इंक्रीज, एंड देयर शुड आल्सो बी अ provision for the counseling of the victims as well as the one with there should be what counseling for the victims, their dependents, and one who has committed the crime, and for the accused also, because ये जो ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें क्या है यू आर व्हाट just a second। So yes, this type of crimes what require a behavioral change, तो जो कि काउंसलिंग से आ सकता है, अकेले फाइन से बात नहीं बनेगी। तो ऐसे सारे केसेस में क्या है काउंसलिंग वगैरह भी चाहिए होती है। So let's थोड़ा सा talk about the SC/ST Prevention of Atrocity Act which was passed। So why this was passed?
and what are the important provision of this act. We should know about this thing, and let's discuss. So let's read about it थोड़ा सा डिटेल में. So basically, this Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Acts पहली बार इंडिया में कब पास हुआ? It was enacted in 1989. So basically, to ensure that there are no to ensure social justice for the communities belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe, and ensure कि उनके अगेंस्ट क्या कुछ क्राइम्स कमिट ना किए जा सके, उनके अगेंस्ट वायलेंस ना हो, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको क्या है डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए. तो ये सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए क्या है सुप्रीम दिस SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट वाज पास. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये थी. तो पहला तो इसका काम क्या था? टू प्रिवेंट द क्राइम्स अगेंस्ट द दिस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी. तो इन कम्युनिटी के अगेंस्ट क्या है? बिकॉज दिस इज व्हाट हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी. तो क्या है? उनके अगेंस्ट क्राइम ना हो, राइट. तो इनको भी क्या इक्वल ट्रीटमेंट, राइट टू इक्वालिटी, इनकी भी इंश्योर की जाए. तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? क्राइम्स को रोकने के लिए इनके अगेंस्ट, एंड दीज क्राइम्स आर बेसिकली क्राइम कमिटेड अगेंस्ट देम बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और कैटेगरी, राइट. तो उस चीज को रोकने के लिए दिस एक्ट वाज brought into force. इसके कुछ की प्रोविजन थी जो आपने याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस एक्ट डिफाइंस व्हाट इज द ऑफेंडर अंडर द दिस एक्ट. तो इस एक्ट में ऑफेंडर किसको बोलेंगे? तो कोई भी ऐसा पर्सन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन commits a crime against this community, right? So you are not belonging to scheduled caste, scheduled tribe community, and you are committing a offense, and एक offense की list दी हुई है इस act के अंदर, right? तो उनमें से अगर आप कोई भी offense करते हो तो that would you would be termed as a offender under the act. तो एक चीज याद रखनी है, अगर कोई scheduled caste against scheduled caste, scheduled tribe against scheduled tribe कोई क्राइम कमिट करते हैं, चाहे वो लिस्टेड क्राइम ही है, उसको उनको ऑफेंडर नहीं बोलेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? यू शुड नॉट बिलोंग टू you should not be the member of this community and you are what committing a crime against them, then only you would be called the offender under the act. तो ये पहली बात है. देन दूसरी बात याद रखनी है कि the investigation और रिलेटेड टू द ऑफेंस अंडर दिस चार्जेस क्या है? एक हायर ऑफिशियल से करवाए जाएंगे. So it is mentioned in the act that the investigation is to be done by the rank higher to DSP or above, and this investigation has to be done within 30 days. तो ये भी याद रखना है. Then the act also talks about constitution of the special courts for the speedy trial to ensure कि justice is not denied and justice is not delayed. तो क्या है? सेपरेट स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं जिसमें क्या है? यू आर गोइंग टू एड्रेस द केसेस विच आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो स्पेशल कोर्ट्स बनाने की जो है बात करी गई है अंडर द एक्ट, राइट. एंड देन याद रखना है, देन द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर व्हाट कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है. तो क्या है? इसमें क्या एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलता इफ यू हैव कमिटेड अ क्राइम अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, राइट. तो एक चीज और याद रखनी है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस एक्ट में अमेंडमेंट्स होती रही हैं और ये प्रोविजंस जो है और स्ट्रिंजेंट होती गई हैं, राइट. जिसमें क्या है? एक तो जो लिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस की जो लिस्ट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है? वो बढ़ती गई, उसमें नए से नए ऑफेंस ऐड करते गए, राइट. एंड इसको क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और स्ट्रिंजेंट कर दिया गया कि इस क्या है? क्राइम्स अगेंस्ट देम आर नॉट कमिटेड. तो जो अमेंडमेंट 2018 में वो रिसेंट अमेंडमेंट थी, तो उसमें क्या है? बहुत सारे नए ऑफेंस ऐड किए गए हैं. जैसे यू कैन नॉट अब्यूज SC/STs इन देयर केस कास्ट नेम. आप उनके ऊपर कोई सोशल इकोनॉमिक बाइकॉट नहीं लगा सकते. तो ऐसे न्यू जो ऑफेंसेस हैं जो देखने को मिलते हैं, उनको ऐड किया गया इन द एक्ट, राइट.
देन इसमें एक और स्ट्रिंजेंट करने के लिए क्या है और चेंज किया गया, पहले क्या था, अगर यू हैव टू फाइल FIR अंडर दिस एक्ट तो आपको क्या है हायर पहले क्या एक इंक्वायरी करनी पड़ती थी कि क्या ये ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। तो अभी क्या है, दिस थिंग हैज दिस पॉइंट वाज रिमूव्ड एंड क्या है, अभी अगर FIR रजिस्टर करनी है अंडर द एक्ट तो नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज टू बी कंडक्टेड। पहले FIR होगा, बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन होगा, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जो रिक्वायरमेंट थी उसको भी रिमूव कर दिया गया, राइट। तो जैसे ही अगर कोई कहता है कि मेरे अगेंस्ट क्या है अंडर दिस एक्ट, मेरे अगेंस्ट क्या है कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, तो उसी टाइम उसके ऊपर क्या है FIR रजिस्टर होगी, इंक्वायरी तो बाद में बैठेगी। then it is saying that और stringent करने के लिए no prior approval from higher officials required for the arrest। तो क्या है, पहले अगर अंडर द SC/ST एक्ट क्या है, अगर कोई FIR रजिस्टर होती थी और किसी पर्सन को अरेस्ट करना होता तो पहले ऑफिशियल हायर रैंक का जाएगा, उसको भी क्या अपने से हायर जो अथॉरिटीज है उसकी परमिशन लगेगी फॉर अरेस्ट। बट अब ये क्या है, ये प्रोविजन भी हटा दिया क्योंकि इसका भी मिसयूज हो रहा था। समटाइम्स पीपल बिलोंगिंग टू अ हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कमिट द क्राइम एंड क्या है वो अपनी लाइक क्या है दे कैन वॉट परस्यूड एंड दे हैव लिंक्स इन द पुलिस, तो क्या है वो इंश्योर कर सकते हैं कि वो अरेस्ट ना हो। तो अब ये क्या है, ये ऐसा जो पॉलिटिकल और जो प्रेशर है वो भी अब खत्म हो गया। नो प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द अरेस्ट अंडर दिस एक्ट, तो और स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। सो क्या है, फॉर इंश्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर द कम्युनिटी दिस एक्ट वाज पास्ड एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या है एडिशन करते गए हैं, इसको क्या है क्या है स्ट्रिंजेंट करते गए हैं। Okay, in the comment section, tell me about the National Commission for SCs and National Commission for STs। इसके बारे में मुझे आपने बताना है कि is it a constitutional body or is it a statutory body? What is the nature of this body? ये किस टाइप की बॉडी है? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये कौन से आर्टिकल्स के अंडर बनी है? अगर ये स्टेचुटरी बॉडी है तो इनके कौन से एक्ट हैं ये बताना है। देन यू हैव टू टेल मी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस बॉडीज, right, and power of this body, and what are the powers and function of National Commission for SC and National Commission for ST। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इससे रिलेटेड आंसर देना है। अच्छा, एक चीज और, पहले इनिशियली नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज वाज अ कंबाइंड बॉडी, बाद में क्या है दो अलग अलग बॉडीज बना दी गई, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। तो आपने मुझे बताना कौन से ईयर में ये बाइफरकेशन कौन से ईयर में हुई, दो सेपरेट बॉडीज कौन से ईयर में बनी और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको दो सेपरेट बॉडीज बनाया गया, तो वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। This is very important organization. Okay, moving on to the next, Rajya Sabha also passes the tribunals reform bill। तो कल हमने पढ़ा था लोकसभा में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पास हुआ है, अब क्या है फाइनली राज्यसभा में भी पास हो गया। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल जो है वो पास हुआ है एंड दिस बिल हैज व्हाट, दिस बिल हैज क्रिएटेड अ न्यू अथॉरिटी बाय द नेम ऑफ नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। तो एक NTC नाम की बॉडी बनाई है नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, जिसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, तो इसमें क्या है 5 मेंबर्स होंगे, 1 वुड बी चेयरपर्सन एंड 4 वुड बी मेंबर्स। ये जो 4 मेंबर्स होंगे इसमें से 2 जुडिशियल मेंबर होंगे एंड 2 वुड बी नॉन जुडिशियल, 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे, राइट। एंड ये जो चेयरपर्सन होगा हु कैन बी द चेयरमैन ऑफ दिस नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, दिस he कैन बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, a retired Supreme Court judge or a retired Chief Justice of any High Court। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे, इसके हेडक्वार्टर्स होंगे न्यू दिल्ली में। और इसका काम क्या होगा, नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन का काम क्या होगा, टू सिलेक्ट द मेंबर्स फॉर वेरियस ट्राइब्यूनल।
तो कोई अगर ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट सेटअप कर रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उस ट्राइब्यूनल के किसको मेंबर सिलेक्ट करना है, आगे क्या है गवर्नमेंट हर बार सिलेक्ट करती थी कि इस ट्राइब्यूनल के इसको मेंबर बनाएंगे, तो अब क्या उसको प्रोसेस को खत्म करके ट्रांसपेरेंट वे से क्या है तो ये कमीशन काम करेगी, तो क्या है मेरिट बेसिस पे ट्रांसपेरेंट बेसिस पे क्या है ये डिसाइड करेगी कि कौन से ट्राइब्यूनल में क्या है कौन से मेंबर को आप डाल सकते हो, राइट। एंड व्हाट इज ट्राइब्यूनल, दीज आर द एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडीज जिनका काम क्या है टू एंश्योर जस्टिस एंड व्हाट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द जुडिशरी. So this bill has been passed in both the houses now. Okay. Next is related to Vande Mataram bill gets president assents become law. तो बेसिकली क्या है वंदे मातरम बिल पहले लोकसभा में पास हुआ फिर राज्यसभा में पास हुआ, अभी क्या है प्रेसिडेंट के साइन भी हो गए एंड फाइनली दिस फ्रॉम बिल दिस हैज बीन कन्वर्टेड टू एक्ट, राइट. एंड हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज दिस वंदे मातरम बिल. तो बेसिकली क्या है नाउ इफ यू डिसरिस्पेक्ट और क्रिएट एनी हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम, तो ये क्या है दिस वुड अमाउंट टू अ पनिशेबल ऑफेंस. And under which act this would be a punishable offense under the national honors prevention of insults to the national honors act, right. this act के अंडर क्या है ये punishable offense हो जाएगा. Then let's थोड़ा सा discuss the procedure how a bill becomes a law. तो basically there is a process involved from making a bill to a how a bill becomes act, right. So how a bill becomes act, if we talk about parliament, so there are two houses, one is Lok Sabha and one is Rajya Sabha. So in case it is a ordinary bill, normal bill, ordinary bill के केस में क्या है ordinary bill can be initiated in any house, so you can bring the bill in any house. You can initiate the bill either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Then whichever in जिस भी हाउस में ये प्रेजेंट हुआ, फॉर एग्जांपल इट स्टार्टेड इन लोकसभा ओनली, तो यहाँ पे क्या इस बिल के ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा डिटेल में एंड क्या उसके बाद में इस बिल के ऊपर यहाँ पे वोटिंग होगी. अल्टीमेटली अगर ये इस हाउस से पास हो जाता है वोटिंग क्या है मेजोरिटी वोट यस में आती है, तो दिस विल व्हाट बी गिवन टू द ट्रांसफर टू द सेकंड हाउस. यहाँ पे भी क्या है इन दिस हाउस आल्सो डिबेट डिस्कशन होगा, आफ्टर डिबेट डिस्कशन यहाँ पे भी वोटिंग होगा और यहाँ पे भी अगर मेजोरिटी वोट उसको बिल को पास कर देती है, तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम द फर्स्ट हाउस देन दिस इज शिफ्टेड टू द सेकंड हाउस. दोनों से अगर पास है, अगर यहाँ से भी पास है एंड यहाँ से भी पास है, तो then the bill will what be given to the president for its assents. तो president अपना assent देंगे and once the president gives the assent, उसके बाद क्या ये bill क्या बन जाएगा act, and then this act is ready for the implementation. So this is the whole process how ordinary bills pass in the पार्लियामेंट. तो यही हुआ लोकसभा से पास हुआ वंदे मातरम बिल, राज्यसभा से हुआ, बाद में प्रेसिडेंट ने सेंड दे दिया, अभी क्या बन गया लॉ. इस केस में भी अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर ट्राइब्यूनल्स का केस में भी बिल क्या है पहले लोकसभा से पास हो गया, अभी राज्यसभा से भी पास हो गया. अब क्या फर्दर क्या होगा, अब ये जाएगा प्रेसिडेंट के सेंड के पास, जैसे ही प्रेसिडेंट सेंड दे देंगे तो दिस विल बिकम एक्ट. Okay. Moving on to the next, this is related to a certain relaxation of the construction guidelines in the area of Ganga floodplains. तो बेसिकली क्या है कुछ साल पहले गंगा फ्लड प्लेन के केस में क्या गवर्नमेंट की कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी जिसमें क्या था देयर वाज अ ब्लैंकेट बैन. तो ब्लैंकेट बैन लगा दिया था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती गंगा फ्लड प्लेन के एरियाज में. वहां पे क्या ब्लैंकेट बैन था और ऑन न्यू कंस्ट्रक्शन, कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं आप कर सकते थे इन द एरिया ऑफ गंगा फ्लड प्लेन्स. तो टू इंश्योर कि बिकॉज दीज आर एक्टिव एरिया, तो फ्लडिंग के कारण क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता रहता है और थ्रेट टू द लाइफ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उस चीज को ध्यान रखते हुए क्या है गंगा फ्लड प्लेन को नो कंस्ट्रक्शन जोन जो है डिक्लेयर कर दिया गया था. लेकिन उससे क्या है तो डेवलपमेंट तो रुकते जब आप किसी एरिया पे ऐसे ब्लैंकेट बैन लगा देते, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या है अब ईज कर दिए हैं ये रिस्ट्रिक्शंस. So basically the news is saying that the union government has eased the restrictions regarding the construction along the Ganga plains.
now paving a way for the building projects in area which are subject to moderate or rare flooding. So now the new guideline says that जहाँ पे moderate flooding और रेयर फ्लडिंग के चांस है वहां पे क्या है विद गवर्नमेंट अप्रूवल, क्या है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड विद प्रॉपर जो है इन रेगुलेटेड मैनर वहां पे क्या है कंस्ट्रक्शन की जा सकती है. So while the new order does not grant blanket permission, ये नहीं कि एकदम से परमिशन दे दिए कि कोई भी लगा ले. Now it replaces a total ban on the floodplain construction with a regulated approval based system. तो पहले क्या था, ब्लैंकेट बैन के कर ही नहीं सकते, अब क्या है अप्रूवल बेस्ड सिस्टम है. तो यू हैव टू कम अप विद द प्रोजेक्ट, यू हैव टू सबमिट द फाइल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विल उसकी विल टेक अ नोटिस एंड देखेगी, विल इवेल्युएट कि क्या वो मॉडरेट या रेयर फ्लडिंग जोन में पड़ रहा है. एंड इफ इट इज इन द मॉडरेट और रेयर फ्लडिंग जोन, एंड अगर आपका सारा सेटअप जो आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को ठीक लग रहा है, अगर लग रहा है कि जो है वो सही है, तो आपको क्या है यस मिल सकती है. लेकिन क्या है इफ द प्रोजेक्ट फॉल अंडर द एक्टिव फ्लड प्लेन, तो क्या है उस केस में आपको परमिशन नहीं मिलेगी. तो अभी क्या है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दिखा दी है रिलेटेड टू द दिस कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस इन द केस ऑफ गंगा फ्लड प्लेन्स. आई होप दिस इज क्लियर. तो कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी चीजें मुझे आपने गंगा के बारे में बतानी है. व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ गंगा, गंगा कहाँ से ओरिजिन होती है, राइट? एंड व्हाट इज द माउथ ऑफ गंगा, माउथ ऑफ गंगा किस चीज को बोलते हैं? किसी भी रिवर का माउथ क्या होता है, जहां पे वो वाटर ड्रेन करती है. तो बेसिकली गंगा अपना वाटर कहाँ पे करती है, वेयर डज इट ड्रेन इट्स वाटर, सारा अपना पानी किस ओशन में, किस सी में ड्रेन कर रही है. तो ये आपने मुझे बताना है. एंड कौन कौन से स्टेट्स में, इंडिया की कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें गंगा इज फ्लोइंग, स्टेट्स इन विच गंगा फ्लोज. तो जिस जिस स्टेट में गंगा फ्लो करती है आपने वो भी बताना है, राइट? तो ये आपने मुझे गंगा से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन बतानी है. Okay, moving on to the editorial page. So first editorial is related to the, कल भी हमने डिस्कस किया था कि इजराइल ने हैज रिजेक्टेड द पीस प्लान. तो गाजा पीस प्लान दिया था किसने, ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है जो इजराइल है वो डीमिलिटराइज कर देगा एरिया ऑफ द गाजा. कब कर देगा, जब क्या है जो ये हमास है वेपन सरेंडर करेगा, वहां पे एक पैलेस्टीनियन बैक्ड गवर्निंग बॉडी बिठाई जाएगी एंड जो हमास है उसके सामने अपने जो वेपन्स है वो सरेंडर करेगा एंड क्या है इजराइल वुड वांट डीमिलिटराइज द एरिया. But yesterday we saw that the Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has completely rejected the plan, saying that they are not okay with this fact of demilitarization and they will only go for demilitarization once Hamas क्या fully अपने weapons को क्या है give up करता है. Before that they are not going to demilitarize the area. So this is the article is related to that only, that it is saying that Israel's rejection of peace plan shows its intent to subjugate the Gaza, right? So basically they are saying कि अभी उनका कोई इरादा नहीं है उसको छोड़ने का, and this shows their intention when they have rejected this peace plan. So they are saying that it has been nearly a year since the US brokered the ceasefire. तो पिछले साल से क्या भी क्या ceasefire तो हुई है, दोनों के तरफ से कोई भी मिलिट्री अटैक्स तो एक दूसरे की तरफ नहीं हो रहे, कोई मिसाइल अटैक्स तो नहीं हो रहे, ceasefire तो हुई है, but there is no peace plan in place. ceasefire is existing but कोई peace plan exist नहीं कर रहा. But since the ceasefire, Israel's strike have killed nearly 1,300 Palestinians and its forces hold about 65% of the strip. तो गाजा का approximately 65% of area अभी किसके पास है, under the Israel military है, right? And where much of the 2 million population lives in tents and
right? So they think that while Israel has blocked reconstruction, insisting that Hamas disarm first, yet when Hamas agreed to decommission and store its heavy weapon in phases, the US-backed Palestinian technocrats in steps with the gradual Israeli withdrawal, a part of 15-point roadmap. तो एक 15-point roadmap आया था ट्रम्प की तरफ से, राइट, जिसमें क्या था, हमास से सेइंग कि वो ग्रेजुअली जो सारे वेपन्स गिव अप करेगा, लेकिन अब इसराइल कह रहा है कि नहीं, ग्रेजुअली नहीं, आप एकदम से सारे कर दो. सो इसराइल इज नॉट कीन ओनली ऑन हमास disarmament but also on the total subjugation of Gaza at a continuing cost to civilian and children. तो they are basically saying कि उनको ये नहीं है कि हमास demilitarize हो जाए, उनको ये भी है कि गाजा भी पूरा का पूरा जो है हम उसको सब्जुगेट कर ले, वो हमारे अंडर आ जाए, फिर फर्क नहीं पड़ता इसमें कितने सिविलियन और कितने चिल्ड्रन की जान जा रही है, तो वो सब फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज व्हाट बेसिकली this article is talking about, that the peace process to initiate hota bhi hai, that does not amount to a reality on ground, because usme kya hai, there are so many nitty gritties involved, and जो है गवर्नमेंट्स हैं उनके क्या है, बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडाज हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते, जिसकी वजह से क्या है, पेपर पे तो वो पीस प्लान बहुत अच्छे लगते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में एज सच क्या है, that does not come into force. So this is basically saying that कि जो board of peace ने जो जिसको ट्रम्प हेड कर रहा है, राइट, एंड उसमें जिसमें क्या है, उन्होंने 15 पॉइंट प्रपोजल दिया था, वो is not coming into implementation as such, because the government of Israel is not actually supporting the document right now, and they have clearly said that they have certain objections, and they say that we have conveyed our objection to the US. So this is what right now is happening, that no peace plan as such is going to be implemented in the area right now. Okay, the second editorial talks about the Makkah Pact and the rise of strategic hedging. Right, so basically, looking into the West Asia situation right now and the ongoing crisis in the West Asia, be it US, Iran, and Israel issue, or be it this Israel and Palestine issue, right? So, seeing the condition, a Makkah Pact was signed between three countries, so new security triangle came into. So, and what was this new security triangle? This was basically signed between Pakistan, Turkey, and Saudi Arabia. So, ये तीनों countries ने क्या है? They have signed a pact in Makkah. So, this is why that is known as Makkah Pact, and this is basically a collective defense जैसा agreement है. जैसे नेटो क्या है, कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट है, ऐसे ही क्या है, मक्का पैक्ट भी इज लाइक अ कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें कहते हैं कि अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर एज अ अटैक ऑन अनदर, राइट. So this is saying that the mutual defense agreement signed between these countries could mark an important turning point in the geopolitics of West Asia. ये तो अभी समय बताएगा, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आएगी, कितना ये तीनों कंट्रीज एक दूसरे को जो है हेल्प करेंगी, वो तो टाइम ही बताएगा. So the new act does not terminate that dependence. Saudi Arabia remains closely tied to Washington, and Turkey is also a member of NATO, and Pakistan also have a good relationship with the US. So they are saying that yes, दो इन्होंने आपस में ये पैक्ट साइन कर लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब इनकी दूसरी कंट्रीज पे क्या है, अगर सिक्योरिटी के लिए जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी. अभी क्या है, वो डिपेंडेंस कम नहीं होती बाय साइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड इट इज सेइंग दैट थ्री पार्टनर्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ. तो ये क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हर एक पार्टनर के क्या डिस्टिंक्टिव रीजन भी है ज्वाइन करने की. फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया, द एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द स्ट्रेटेजिक insurance, the attack on Saudi oil installations in 2019, the subsequent regional crisis, and the
करंट कन्फ्रंट्रेशन अभी भी क्या है वहां पे सऊदी अरेबिया इज सफरिंग द कन्फ्रंट्रेशन विद ईरान ईरान बैक्ड हाउदीज आर अटैकिंग द सऊदी के जो पोर्ट्स है राइट एंड सऊदी के शिप है तो क्या उनके लिए तो अभी क्या प्रेजेंट में भी सारी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक चल रही है तो उनके लिए क्या है दे दिस ऑर्गेनाइजेशन कम एज अ स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस जब उन दे आर इन द मिडल ऑफ दिस सिचुएशन कन्फ्रंट्रेशन के राइट and for Turkey this is basically a arrangement which can provide them a strategic autonomy right and for Pakistan this agreement widens the country's strategic horizons beyond its ट्रेडिशनल राइवलरी विद द इंडिया राइट तो बेसिकली क्या है सबके लिए अलग अलग रीजन है टर्की के लिए क्या है उनको एक स्ट्रेटेजिक जो है ऑटोनॉमी चाहिए इन द रीजन दैट दे वांट टू कम अप एज अ इम्पोर्टेंट कंट्री एंड इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन द वेस्ट एशिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सऊदी अरेबिया क्यों कर रहा है क्योंकि बिकॉज दे आर इन द मिडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड उनको क्या है इंश्योरेंस चाहिए कि अगर मेरे ऊपर कुछ ज्यादा बुरी सिचुएशन आती है तो देयर आर पीपल विद मी जो मेरी हेल्प के लिए आ सकते हैं और पाकिस्तान के लिए बेसिकली क्या अभी इस टाइम पे उसको है कि मुझे अपने रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज के साथ बढ़ाने और उसके क्या है मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी मुझे बढ़ानी है बिकॉज उसकी सिचुएशन अभी हम देखें तो इट रियली नीड्स राइट सो अभी ये बट ये कैसे जो परफॉर्म करेगा दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी seen so it would be premature to describe the agreement as anything as an anti American realignment भी कुछ इसको कह रहे हैं बट इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इट इज एंटी अमेरिकन रीअलाइनमेंट क्योंकि तीनों कंट्रीज जो ये मक्का पैक्ट में आए हैं उनके जो है यूएसए के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स है तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये एंटी अमेरिकन रीअलाइनमेंट है यस कंट्रीज आर साइनिंग पैक्ट बिकॉज नाउ what they're feeling that US is over the period of time reducing its role in West Asia so in the midst of this they want what they want a organization which can come to their insurance in case कि कुछ प्रॉब्लम होता है राइट सो उस केस में ये ट्रीटी को आप देख सकते हो बट हाउ दिस विल परफॉर्म दिस विल ओनली टाइम विल टेल ओके this is something thoda sa which you can read center approves 1 billion rupees 10 rupees 20 polymer banknotes so basically kya hai government has decided on the introduction of polymer banknotes तो है प्लास्टिक जैसे होते हैं पॉलीमर के banknotes क्या है उनको ट्रायल बेसिस पे लॉन्च करने के लिए के 1 बिलियन जो नोट्स बनाने का अप्रूवल दे दिया जिसमें ₹10 और 20 के जो है नोट्स बनाए जाएंगे 1 बिलियन के आसपास बनाए जाएंगे राइट Okay. And who has the power of printing currency in the country? So who has the power of printing currency in the what is who is it's किसका job है ये printing currency in the country? तो याद रखना it is the duty of RBI to print currencies and इसके क्या है printing presses हैं इंडिया में 4 printing presses हैं RBI के जिसके थ्रू ये क्या है करेंसी को प्रिंट करता है तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये चारों प्रिंटिंग प्रेसेस के नाम बताने कि ये चार कौन कौन से प्रिंटिंग प्रेसेस हैं आरबीआई के दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक ये भी बताना और जो जो भी करेंसी नोट्स हैं हमारे राइट उनके ऊपर किसका साइन होता है वो साइंस द करेंसी नोट्स इन इंडिया तो उसके ऊपर किसका साइन रहता है वो आपने बताना है राइट ओके ये भी एक छोटी सी न्यूज है फिच रिटेन्स द ट्रिपल बी रैंकिंग क्रेडिट रेटिंग फॉर इंडिया तो बेसिकली क्या है फिच इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
एंड ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो क्या है कंट्रीज को रिव्यू करती रहती है, तो दिस इज दे रिव्यू द कंट्रीज राइट ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट रेटिंग। तो अभी क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 20 ईयर से कंटिन्यूसली फिच ने जो है इंडिया की रैंकिंग क्या है ट्रिपल बी रखी है, अभी भी ट्रिपल बी ही है। तो ये आपने याद रखना है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। Moving on to the next, government extends PM E-Drive scheme. तो what is this PM E-Drive scheme? तो basically क्या है, to promote the इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया गवर्नमेंट लेके आई थी पीएम ई ड्राइव स्कीम राइट, एंड इस स्कीम को क्या अभी एक्सटेंड किया गया है। सो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द पीएम ई ड्राइव क्या है इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट, पीएम ई ड्राइव फॉर द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। तो बेसिकली टू व्हीलर्स के लिए जो ये थी उस इसके दो कंपोनेंट्स थे, फोर व्हीलर और टू व्हीलर। तो टू व्हीलर वाले जो कंपोनेंट है उसको एक्सटेंड किया गया है, बट जो उसका इंसेंटिव है उसको कम कर दिया गया है, लेकिन जो स्कीम है उसको क्या है एक्सटेंड किया गया फॉर द फर्दर टिल 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया, याद रखना है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में। What does PM E-Drive scheme says? So this is for the promotion of इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो कंट्री को प्रमोट करने के लिए कि शिफ्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई ड्राइव स्कीम। एंड याद रखना ये स्कीम लॉन्च करी गई थी इन 2024 एंड इसको क्या अब एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक सब सारी कोने टू व्हीकल वाले जो कंपोनेंट है। तो बेसिकली क्या है इसमें गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कि आप टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स जो है वो इलेक्ट्रिक पे मूव करो, कार्स पे तो हम लोग मूव ही कर रहे हैं, लेकिन टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स के लिए भी क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गवर्नमेंट पुश कर रही है। इट इज पुशिंग फॉर द EV ambulances, electric vehicle it is pushing for electric buses also। तो ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट क्या इज पुशिंग। एंड विच मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व, तो जब भी कोई स्कीम पढ़नी है तो आपने जो कंसर्न मिनिस्ट्री है तो उसको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ heavy industries is involved। So this is basically the issue initiative of Ministry of Heavy Industries, right? So I hope this is clear. Okay, these were all the important news articles from our exam perspective in today's newspaper. If you have any doubt, feel free to ask us in the comment section. Thank you so much, students. Let's meet tomorrow at the same time. Have a great day.